स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है अमृत राय की कहानी व्यथा का सरगम। है गहरी काली नीरव स्तब्धता। केवल दूर कहीं पर कुत्ते के भौंकने की आवाज तो कुछ गीदड़ों की। मनुष्य की आवाज तो गाने की एकाध कड़ी के रूप में कभी कभार सुनाई पड़ जाती थी, जब कहीं कोई रिक्शे वाला कोई रोमांटिक फिल्मी गाना बजाता, वरना बिल्कुल सन्नाटा। पास ही के किसी गांव से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा था। शहनाई भी अजब बाजा है ना, जो दुख सुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है। आज न जाने क्यों सुरेश्वर, ओह, मगर आप उसे क्या जाने। आपने शायद कभी उसे बीन बजाते नहीं सुना। जब वो आंख बंद करके बीन के तारों पर उंगलियां दौड़ाने लगता है तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सुरेश्वर जो सामने बैठा है, जिसकी अभी उठान पर की उम्र है, जिसने अभी कुल 30 बसंत देखे हैं, उसके स्वरों से प्रवाहित होने वाली उस व्यथा की सरिता में जिसने भी एक बार नहाया, उसका रूम रूम जैसे कांप उठा और उसे लगा मानो अनेक पतझड़ और शिशिर बजाने वाले की अस्थि और मज्जा में जाकर बस गए हों। सुरेश्वर रेलवे के एक ऑफिस में क्लर्क है। रेलों की घड़घड़ाहट और फाइलों की थकान को वो अपने बीन के स्वरों में बांधकर उन्हें नया ही स्वरूप दे देता है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को यही उसकी शांति का निर्झर है, यही उसका सहारा है, कवच है। मानो ये न हो तो दफ्तर की फाइलें उसे खा जाएगी। रात को अपना बंद करके, जिससे कि पड़ोसियों की नींद खराब न हो जाए, वो अक्सर बड़ी देर तक बजाता रहता है। रात को इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है। वो चाहता है कि सब जल्दी से सो जाएं, जिससे वो दूसरे रोज तक अपनी बीन में खोया रहे। और वो समझता है कि किसी बिंदु पर पहुंचकर घड़ी की सुइयां अचल हो गई हैं। सो आज न जाने क्यों सुरेश्वर का मन उदास है। शहनाई का वो पतला स्वर खंजर की तरह उसके दिल में उतरता चला जा रहा है। एक अजीब सी वेदना है, एक अजीब सा दर्द। ऐसा लग रहा है कि वो दर्द उसके अंदर समा रहा है। उसकी बीन आज खामोश है। आज तो वो बस सुन रहा है। शहनाई के स्वर की वो बंकिम कटार उसके अंदर उतरती चली जा रही है। सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार चढ़ाव से वो उसे क्या कहना चाहती है। पीड़ा की वो कौन सी अतल गहराई है जिसे छू लेने का उसने संकल्प किया है। शहनाई का स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी पार्वत्य युवती का आकार ग्रहण कर रहा है। ये युवती किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित है। उसका सखा खो गया है। उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी व्यथाओं का पर्वत ढोना है। उसका मुख हिम के सदृश धवल है, पर उसके मुख मुद्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धुआं लग गया है। शहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदलकर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा, ठगा सा हठात बैठा है। लेकिन जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़कर उसे झकझोरा, उसे होश में ला दिया, और तब उसे पता चला कि वो अपने आप को छल रहा है। जो मानस चित्र उसकी आंखों के आगे आ रहा है, वो शहनाई के स्वर का चित्र नहीं, मांस मज्जा की एक वास्तविक तरुणी का चित्र है, जिसे उसने आज ही शरणार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा है। वो हजारा जिले की एक सीमांत देशीय हिंदू पठान तरुणी का चित्र है। जब शहनाई ने किसी भयानक दर्द को अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की, तो वो व्यथा सुंदरी अपने आप उसकी आंखों के आगे आ गई, समुद्र के फेन से निकलती हुई वीनस के समान। हाँ, सचमुच वीनस, उर्वशी, तक्षशिला की सुंदरी।
सरों के पेड़ की सी सुघड़ लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छरहरा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसी आंखें, चंदन सा गौर, सुसंस्कृत मुखमंडल, लंबी सी वेणी, मगर सब के ऊपर अंग राग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो उसके चेहरे के भावों को आमूल बदल देता है। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव जैसे पास पर भी नहीं मार सकता। देखने के साथ ही उसे लगातार देखने की इच्छा होती है, एक टक। मगर उसके साथ ही साथ पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफ देह कड़ी गुनगुनाता रहता है। सुरेश्वर ने आज ही तो उनके रहने की जगह देखी। धन्य भाग जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वरना न लड़ाई होती, न मिलिट्री की बारकें बनती और न आज मनुष्य की पशुता से भागकर इन शरण मांगने वालों को टिकने का कोई ठिकाना होता। शरणार्थियों को ये बनी बनाई बारकें यूं मिल गई गोया उन्हीं के लिए बनाई गई हों। इन्हीं बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी, दुकानदारी, ये उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिए दिए पड़े थे। टीन के बड़े बक्से, मंझले बक्से, छोटे बक्से, खाटों के पाए, पाटियां, सूतली सब अलग अलग जगह मोड़ कर रखी हुई थी। चटाइयाँ, एक आध बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी। बस यही थी उनकी सारी गृहस्थी। इसी गृहस्थी के घिरे बंधे वे इस नई दुनिया में अपने लिए जगह बना रहे थे। किसी की बीवियां कुएं से पानी ला रही थी या रोटी पका रही थी और बच्चे धूल से सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे। लोहता की खाक का मिलन हजारा की खाक से करके पता लगा रहे थे कि पशुता के कीटाणु कहाँ ज्यादा हैं और अपने जहन से उन डरावनी शक्लों को वो निकालने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उनकी नादान जिंदगी को भी चारों तरफ से डर की रस्सियों में कस दिया था। यहीं इसी नई दुनिया में उस शाम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुंदरी को हौले हौले से रोटी सेकते देखा था और उसकी विपत्ति की कहानी सुनी थी। एक ऐसे आदमी से जो बन्नों की पुरानी दुनिया में भी उसका पड़ोसी था और आज इस नई दुनिया में भी, जिसकी दीवार उठ ही न पाती थी क्योंकि वो आदम के बच्चों को हाड़ तोड़ ईमानदारी और मेहनत की पुख्ता नींव पर नहीं बल्कि पब्लिक की दया की थोथी भूरी भूरी नींव पर आधारित थी। सुरेश के ये पूछने पर कि उन्हें यहाँ कैसा लगता है, जिला हजारा में रहने वाली उस व्यथा सुंदरी बन्नों के पड़ोसी उस अधेड़ आदमी ने जो बात कही वो सुरेश्वर को भूलती नहीं। किसी की भीख के टुकड़े पर जिंदा रहने से ज्यादा लानत की बात दूसरी नहीं होती बाबूजी। उसी से सुरेश्वर को यह भी पता लगा कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी उसी गांव में, जबकि मारकाट शुरू हुई। उसके आदमी को कातिलों ने नेजा भोंक कर मार डाला और इसे उठा कर ले गए। फिर बन्नों ने वहां क्या देखा और कैसे एक रात जान पर खेलकर वो भाग निकली और छुपते छुपाते दूसरे भागने वालों के संग जा मिली, इसकी एक काफी साहसिक कहानी थी। वो अधेड़ आदमी जब शाम की धुंधलके में एक छोटी चारपाई पर बैठा वो किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नायिका बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफों को सहते सहते वो कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ होती थी। उस दुनिया की तमाम उस चीजों के संग जिनमें उसकी अस्मत और उसका पहरेदार भी था, उसका बोलना और हंसना भी जलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूडोल में उसकी जिंदगी के बिना प्लस्तर के टूटे मकान में अभी उसकी शादी हुए कुछ ही तो दिन हुए थे। उसकी उमंगों के पंछी भी जहां तहां मरे पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें थी
वो अब ठठरियां हो गई थी और शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में गोया हंसी बीच में ही रुक गई थी। मुंह खुला का खुला ही रह गया था। बारक के पास ही कुआं था। कुएं के पास ही एक कोठरी सी थी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वो किस काम में आती थी। हाँ, मगर अब तो वो खाली पड़ी रहती है। बच्चे दिन के वक्त उसमें लुकते छुपते हैं। आज शाम के 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई थी। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी में से किसी के चीखने चिल्लाने और जबरदस्ती रोंद दिए जाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। हल्की मगर पैनी। कुछ मर्द आवाजों की फुसफुसाहट भी उसके कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपना खंजर उठाया और चली। वो कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी जबकि कोठरी में से किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सलाई जलाई जो भग से बुझ भी गई। बन्नो ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़की को जमीन पर दबा रखा है। लड़की चित्त लेटी हुई है या लेटाई हुई है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। 2-3 जवान उसके हाथ पांव कसे हुए हैं और वो नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ खास जोशीले शरणार्थी नौजवानों के गिरोह ने आज शिकार किया था। उनका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेना आता है। वो अपनी जिल्लत का बदला लेंगे। अपने धर्म की किसी लड़की की लूटी हुई अस्मत का बदला वो दुश्मन की लड़की की अस्मत लूट कर चुकाएंगे। पास के गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना जोरी करके एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी अस्मत लूटकर न सिर्फ अपने वहशीपन को खुराक पहुंचा रहे थे बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे को जो दिया सलाई जली थी उसमें बन्नो ने इन कौम के खादिमों को अपने कर्तव्य में रत देख लिया था। उसे बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी। एक तो स्थिति यूं ही दिया सलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी। दूसरे बन्नो, उसे भी क्या कुछ बतलाने की जरूरत थी? वो जो कि खुद ऐसे ही एक नाटक की नायिका रह चुकी है। बन्नो के भीतर बैठे पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए। इसी का खुदा उन जानवरों का भी खुदा है। इसे यूं ही चीर डालना चाहिए। बन्नो के भीतर ही भीतर पैशाचिक उल्लास की लहर दौड़ गई। मगर कोई 1.5 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ दूसरी लहर उठी। सांप काटने पर आदमी को जो लहर आती है वो लहर, उसमें झाग निकलती है। बन्नो को लगा जैसे वो एक बड़े से आईने के सामने है। जो लड़की जमीन पर नंगी चित्त लेटी है वो वही है, बन्नो। उसी को आधी दर्जन बाहें जमीन से चिपकाए हुए है और भेड़िए जैसी भूखी भूखी ये वही आंखें हैं जो पहले भी उसे यूं ही घूर चुकी है। कौन है? कौन है? यहां कौन है? क्या हो रहा है? चिल्लाती हुई वो खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। एक ने तो पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सबने ये तय किया कि देखना चाहिए क्या माजरा है। हमारे काम में खलल डालने वाला ये कौन शैतान जमीन पर उतर आया है? बन्नो ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वे सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नो की तरफ लपके कि उसके हाथ से खंजर छीन लें। मगर इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, बन्नो ने बिजली की तेजी से उस लड़की की पेट में खंजर भोंक दिया और वही खंजर अपने सीने में चुभा लिया था। अपने सीने में चुभा लिया था। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा
जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।